हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी करंट अफेयर सीरीज स्पॉटलाइट कंटिन्यू कर रहे हैं। तारीख है आज 17 अक्टूबर और बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी सीरीज कंटिन्यू करते हैं। जो भी आपके डाउट्स वगैरह हो कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करिएगा। आपको लगे कोई एक्स्ट्रा टॉपिक की जरूरत है वो भी टाइप कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर चेकआउट करिएगा, वहां पर आपको ये सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। बढ़ते हैं अपना आगे। आज का हमारा पहला टॉपिक पूर्वोत्तर संपर्क सेतु पोर्टल। क्या है ये पूर्वोत्तर संपर्क सेतु पोर्टल? पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक आरोप लगता है भारत सरकार पर, भारत के लोगों पर, भारत के नागरिकों पर, भारत की मीडिया पर, सब पर। जो सही भी है कि नॉर्थ ईस्ट के मुद्दे हमेशा इग्नोर किए जाते हैं। मणिपुर में अभी रिसेंटली वायलेंस हुई थी और बहुत भयंकर वायलेंस थी। न्यूज में था थोड़ा बहुत, पर कोई भी क्रेडिबल कोई एक्शन लिया नहीं गया कि जिसके ऊपर रिजल्ट मिल जाए। ऐसा कुछ दिखा नहीं। और दूसरी बात, मणिपुर की वो वायलेंस जो थी वो कोई नया इशू नहीं था, वो इशू बहुत सालों से चला आ रहा था, लेकिन आज तक हमने कभी ध्यान दिया नहीं। तो बात यह है कि ये जो मुद्दे जो हैं नॉर्थ ईस्ट के वो इग्नोर होते आए हैं पहले से ही। अब यहाँ पर भारत सरकार के लिए जरूरत पड़ी कि ऐसे कुछ स्टेप्स लिए जाएं कि जिससे ये बीच का जो गैप है नॉर्थ ईस्ट और मेन स्ट्रीम इंडिया का, वो थोड़ा सा गैप कम किया जाए। तो दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट के बीच की दूरी को कम करने के लिए भारत सरकार ने एक तो पहले बनाया था मिनिस्ट्री ऑफ डोनर मिनिस्ट्री। क्या थी? डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये नीचे नाम लिखा हुआ है, एम डोनर, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेसिफिकली इस इन स्टेट्स के लिए एक मिनिस्ट्री मिली, और कहीं भी भारत के किसी भी और रीजन के लिए इस तरह की मंत्रालय नहीं मिलेगा आपको। तो पहली बात तो ये, और इस मंत्रालय द्वारा अलग अलग स्टेप लिए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक है पूर्वोत्तर संपर्क सेतु। इसी के लिए एक पोर्टल लॉन्च हुआ है जो अभी न्यूज में है, और इस वजह से हम लोग ये करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। आपको क्या याद रखना है कि पूर्वोत्तर संपर्क सेतु पोर्टल, पहली बात तो किस लिए आ रहा है? तो ये आ रहा है उत्तर पूर्वी भारत के जो रीजन है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों के साथ भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के साथ जो संपर्क है उसको और बेहतर बनाने के लिए, संपर्क बेहतरी के लिए और उसके अलावा दूरियां कम करने के लिए एक स्पेशल स्टेप चलाया जा रहा है कि यूनियन मिनिस्टर्स जो हैं उनको ये हिदायत दी गई कि आप हर 15 दिन में मिनिस्टर इधर अपना जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है यहाँ पर विजिट करोगे। एक मिनिस्टर के वहां जाने पर ये जो दूरियां हैं वो कम होने के आसार है। तो इस वजह से भारत सरकार का ये स्पेशल स्टेप है, और ये जो मिनिस्टर्स इधर हर 15 दिन में जाएंगे उसको मॉनिटर करने के लिए उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों के साथ संपर्क बेहतरी के लिए हर 15 दिन में केंद्रीय मंत्रियों की यात्राओं का प्रबंधन, उसको सही ढंग से मैनेज करने के लिए ये पोर्टल आया है, पूर्वोत्तर संपर्क सेतु पोर्टल। डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। एम डोनर डेटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम से स्पष्ट हो रहा है। बेसिकली इंपॉर्टेंट तो है पर ये अंडरस्टूड है इजीली, ज्यादा उसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। एम डोनर मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, इस मिनिस्ट्री द्वारा ये डेटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड ये चलाया जा रहा है। डेटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड क्या है कि इनकी जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्कीम्स चल रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ अपनी 112 स्कीम्स चल रही है 55 डिपार्टमेंट्स के थ्रू। इन सारी स्कीम्स के जरिए जो डेटा इकट्ठा किया जा रहा है उस डेटा का विश्लेषण किया जाए और उन स्कीम्स को और बेहतर तरीके से लागू किया जाए। इस वजह से ये एम डोनर डेटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड लॉन्च किया गया। तो नोट कर लीजिएगा ये डेटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड, ये हेडिंग डाल लीजिए। अगर आपको लग रहा है जल्दी जा रहे हैं तो वीडियो पॉज करिए, ये हेडिंग नोट कर लिए और उसके साथ नोट कर लीजिए हिंदी वाले स्टूडेंट्स नोट करेंगे इधर वाला, इंग्लिश वाले अलग से नोट करेंगे। और ये पहली बात की ठीक है स्कीम्स तो है, लेकिन किन के लिए? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के लिए और मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। बाकी तो दोनों शब्द समझ में आ रहे होंगे कि बैकवर्ड यानी पिछड़ी हुई डिस्ट्रिक्ट्स, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स यानी जो सीमावर्ती जिले हैं उनके। एक और शब्द इधर लिखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स क्या होती है? ये पॉजिटिव वर्ड इस तरह से कि एक नॉर्मल हम लोग बोलते हैं कि कोई जगह जो है पिछड़ी हुई है, बैकवर्ड, ये बड़ा एक नेगेटिव कनोटेशन है। इसी को पॉजिटिवली हम लोग देख सकते हैं ना कि उस जगह में बेहतरी का स्कोप बहुत है। हम लोग एक तो बोले कि एक विद्यार्थी कोई फेल हो गया या कमजोर है पढ़ने, और दूसरा उसी को पॉजिटिवली बोले कि ये विद्यार्थी
और ज्यादा ग्रोथ कर सकता है, इसमें पोटेंशियल है, वो चीज ज्यादा बेहतर है। उसमें विद्यार्थी का भी मनोबल बढ़ेगा और सामने से एक पॉजिटिव माहौल बनेगा। यही चीज यहां पर हो रही है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए डेटा जो है वो इनका इकट्ठा किया जाएगा। इनमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही है उस डेटा का एनालिसिस, उसका विश्लेषण किया जाएगा। तो सिंपल शब्दों में नोट कर लीजिए, हेडिंग डाल ली होगी आपने, डेटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड। इसके साथ लिख लीजिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र के, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जिलों में भारत सरकार की योजनाओं, भारत सरकार की योजनाओं का डाटा विश्लेषण वो इस स्कीम के, इस डैशबोर्ड के थ्रू किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्पेस पोर्ट ऑफ इसरो। इसरो अपना एक दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित कर रहा है। पहला कहां किया हुआ है? पहला आपने न्यूज में सुना होगा बार बार, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। अभी लेटेस्ट इन्होंने अनाउंस किया है कि हम लोग दूसरा एक अपना स्पेस पोर्ट सेटअप करेंगे। कहां पर? तमिलनाडु में एक जगह है कुलशेखरापट्टिनम। तो कुलशेखरापट्टिनम के अंदर इसको स्थापित किया जाएगा। तो नोट कर लीजिए, ये हेडिंग लिखिए, सेकंड इसरो स्पेस पोर्ट। कहां स्थापित किया जा रहा है ये? इसके लिए नोट कर लीजिए, कुलशेखरपट्टिनम, कुलशेखरपट्टिनम तमिलनाडु, तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। इट विल बी डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली फॉर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। इसको एसएसएलवी के लॉन्चेस के लिए ही एक्सक्लूसिवली रख रहे हैं। तो एसएसएलवी अब से एक्सक्लूसिवली इधर से ही लॉन्च होंगे जब ये तैयार हो जाएगा। एसएसएलवी क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये सारी स्पेस साइंस के अंदर आप पढ़ते हो, पीएसएलवी, एसएसएलवी, जीएसएलवी, वो सारी चीजें। अगर आप चाहते हैं कि इनके लिए इनकी सेपरेट आपको पूरा का पूरा बताया जाए तो कमेंट सेक्शन में टाइप करिएगा। एक अलग से एक क्लास लेके आएंगे जिसके अंदर ये सारे लॉन्च पोर्टल्स होंगे और ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पेस साइंस का हिस्सा है। यहाँ पर इस क्लास को फालतू में हम लोग लेंथी नहीं बनाएंगे कि ये सब टॉपिक्स जो है उनको डिस्कस करके, अगर जरूरत लगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम एक सेपरेट क्लास के जरिए कर लें। तो एसएसएलवी जो है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सबसे एक्सक्लूसिवली इधर से होंगे, जिनको प्राइवेट सेक्टर डेवलप करेगा। प्राइवेट सेक्टर वाले एसएसएलवी जो है वो एक्सक्लूसिवली इस कुलशेखरापट्टिनम के तमिलनाडु के हमारे स्पेस पोर्ट से लॉन्च किए जाएंगे। एट प्रेजेंट इसरो हैज वन स्पेस स्टेशन, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा ओरिजिनल जो पहला स्पेस स्टेशन है वो है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहां पर है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। नाम क्या है इस स्पेस स्टेशन का? वो भी इंपॉर्टेंट है। इस स्पेस स्टेशन का नाम है सतीश धवन के नाम पर, सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहां पर स्थित है? इस जगह का नाम याद रखिएगा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। सतीश धवन कौन थे? इसरो के डायरेक्टर रह चुके हैं। वन ऑफ द मोस्ट ऑनर्ड, वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड इंडियन साइंटिस्ट हैं, जिनका नाम यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इसरो ने अपने स्पेस सेंटर का नाम इनके नाम पे रखा हुआ है। इनके दौरान इसरो ने सबसे ज्यादा तरक्की, ऐसा बोला जाता है, की थी। इसरो की अपनी पूरी कहानी है, वो हम सेपरेटली इधर किसी क्लास में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज आप क्लासेस से तो बोर हो ही जाते हो, तो कुछ अपना टाइम में, फ्री टाइम में देखा करिए। कुछ पॉडकास्ट हैं, ये हर्षा भोगले ने बड़े अच्छे से इसके ऊपर बात की हुई है, इसरो की पूरी हिस्ट्री के ऊपर बात की हुई है, कैसे इसरो और भारत की जो एक जर्नी है कि भारत आजाद हुआ उसके बाद इसरो सेपरेटली कैसे निकल गया और कैसे इस तरह से आज दुनिया के सबसे अग्रणी स्पेस जो एजेंसीज है उनके अंदर गिना जाता है। तो वो सारी चर्चा आप उसमें सुन सकते हो। हर्षा भोगले का पॉडकास्ट है, नाम था कुछ उसका, द मिशन इसरो नाम से एक पॉडकास्ट है, जाके सुनिएगा जरूर। उसी में आपको ये सारी कहानियां दिखेगी कि श्रीहरिकोटा में ही क्यों चुना गया, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा को क्यों चुना गया स्पेस सेंटर के लिए। भारत में और भी तो कहीं हो सकता था, उसके कुछ साइंटिफिक रीजंस थे। वो साइंटिफिक रीजंस क्या थे वहां पे डिटेल में समझ जाएंगे आप। तो आपने आगे बढ़ते हैं इधर, आपको यहां से याद क्या रखना है? आपको बस इस जगह का नाम याद रखना है कि दूसरा स्पेस स्टेशन जो है ये तमिलनाडु में आ रहा है। पहला अपना ऑलरेडी था श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, दूसरा आ रहा है तमिलनाडु के कुलशेखरापट्टिनम। इस जगह का नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर। नीलगिरी ताहर क्या है? एक तो नीलगिरी आ गया नाम में, मतलब कहां से होगा? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु को रिलेट करिएगा जरूर, क्योंकि करंट अफेयर्स अब आपके लिए डेटा बहुत ज्यादा हो जाएगा। रटने मत बैठिए, अपना एक पूरा का पूरा सिक्स सेंस लगाइए, अपना कॉमन सेंस लगाइए
कि आपको जहां पर समझ में आए कि कोई नाम से पता चल रहा है, कुछ भी चीजें आप रिलेट कर पा रहे हो तो उनको रिलेट कीजिए, तभी आप रिटेन करोगे इतनी सारी फैक्ट्स जो है। तो ये प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर, नीलगिरी ताहर, नीलगिरी है तो मतलब तमिलनाडु से रिलेटेड। दूसरी बात, ये ताहर क्या है, ये इस तरह का मैंने एक पिक्चर इधर दी है, मैं फ्रेम से हट गया हूँ, आपको दिख रहा होगा ये क्लियर कट, बकरी और भेड़ के बीच का सा कुछ एक दिख रहा है जानवर। इसको ओरिजिनली पहले बोला जाता था कि ये कुछ बकरी का ही वंशज है या उस तरह का है, लेकिन बाद में भेड़ से भी ज्यादा सिमिलरिटी मिली, तो इस तरह का ये मिलता है। ये नीलगिरी ताहर, नीलगिरी पहाड़ियां अपनी तमिलनाडु के अंदर ये मिलता है। तो वहां का एक स्पेशल चीज स्टेट एनिमल है, ये नोट करके रख लीजिए। पहली बात तो इसे रख लीजिए, हिंदी वाले स्टूडेंट नोट करिए, राज्य पशु तमिलनाडु का कौन सा है, इसका नाम लिख लीजिएगा नीलगिरी। हिंदी में भी इसको तहर ही लिखा जाता है, नीलगिरी तहर, नीलगिरी तहर ये स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का। और इसके लिए कंजर्वेशन के लिए, इसको संरक्षण देने के लिए जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उसका नाम है नीलगिरी प्रोजेक्ट, नीलगिरी ताहर। The species has a mention in the age-old Tamil epics of Silappatikaram and Sivakasi Damini. तमिल लिटरेचर, एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री आप जब पढ़ते हो तो भारत के ओल्डेस्ट लिटरेचर, भारत के सबसे पुराने लिखे हुए साहित्य में नाम आता है संगम साहित्य का। तमिलनाडु का अपना एक पूरा कल्चर रहा है, तमिलनाडु वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है, ना सिर्फ इंडिया की बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट्स में से तमिल को गिना जाता है। तमिल जो भाषा है उसका भी एक महत्व है, उनके अंदर एक हिस्ट्री जो ओरिजिनली लिखी गई थी, इनका जो हमें अभी एविडेंस मिलता है वो संगम साहित्य से मिलता है। और संगम साहित्य का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला अपना शिल्पाधिकारम, तो नोट कर लीजिएगा, ये साथ में लिखिएगा शिल्पाधिकारम। और एक और दूसरा इधर लिखा हुआ है मैंने, शिवाकाशी दामिनी, शिवाकाशी दामिनी, शिवाकाशी दामिनी, ये ग्रंथ है तमिल साहित्य के, उनके अंदर इसका नाम लिखा हुआ मिलता है अपने को, नीलगिरी तहर के बारे में वर्णन मिलता है। तो इसमें नोट कर लीजिएगा ये दोनों के दोनों नाम, शिल्पाधिकारम और शिवकासा दामिनी जो है, ये दोनों के दोनों ग्रंथ मेंशन देते हैं इनको। नीलगिरी ताहर के बारे में थोड़ी सी और बात करें तो हैबिटेट कहाँ पर मिलते हैं ये, इट इज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स में एंडेमिक वहां की स्पीशीज है, एंडेमिक मतलब वहां की लोकल स्पीशीज वहां पर एंडेमिक है, वहां पर पाई जाती है। हैबिटेट का मतलब कि यहाँ पर रहना, हैबिटेट जो नेचुरल हैबिटेट होता है, तो उस तरह का ये शब्द है। आईयूसीएन स्टेटस इसका है एंडेंजर्ड, ये नोट रखिएगा, पेपर में बहुत बार आजकल आपको पूछा जाने लगा है ये सब। आईयूसीएन स्टेटस नीलगिरी ताहर का क्या है, एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड स्टेटस याद रखिएगा। जिसको नहीं पता है आईयूसीएन क्या है तो वो फुल फॉर्म नोट कर सकता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल बॉडी है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिन किन्हीं स्पीशीज को, पौधों की और जानवरों की स्पीशीज जिनको संरक्षण की आवश्यकता है, उनको कैटेगराइज करती है अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे एंडेंजर्ड होगा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड होगा, लीस्ट कंसर्न होगा, वल्नरेबल होगा, तो इस तरह की इनकी कई कैटेगरीज होती है। उन कैटेगरीज में ये लोग इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस हिसाब से पता लगता है कि किस स्पीशीज को, किस जानवरों की या पौधों की स्पीशीज को कितने संरक्षण की जरूरत है, और उससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिर स्टेप उठाए जाते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए। तो ये आप इसका आईयूसीएन स्टेटस अपने नोट्स के अंदर डाल लो, नोट रखोगे साथ में, आईयूसीएन स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड। आगे बढ़ते हैं, एक इसके बारे में एक WPA स्टेटस की और मैंने बात इधर की है, वो आपको दिख रहा होगा, मैं फ्रेम से हट चुका हूं, आपको दिख रहा है क्लियर कट। WPA स्टेटस क्या होता है, भारत सरकार ने एक एक्ट पास किया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव संरक्षण कानून। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन क्या है, भारत में भी जैसे अब आईयूसीएन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह काम कर रहा है, उसी तरह से भारत में भी जानवरों के लिए अलग तरह की सिचुएशंस है। हमारे में जैसे एक समस्या रहती है शिकार की, ट्रेडिशनली हमारे राजा महाराजा किया करते थे और आज भी हो रहे हैं। तो इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू हम लोग अलग अलग कैटेगरीज बनाते हैं कि कौन से जानवर के ऊपर कौन से कितनी इनको छूट है, कहां पर ये रह सकते हैं, किन किन जानवरों का शिकार जो है पूरी तरह प्रतिबंधित है। तो इस तरह के अपने भारत स्पेसिफिक जो वाइल्ड लाइफ से संबंधित आपको एस्पेक्ट्स है वो इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में देखने को मिलते हैं, वो आपको इधर दिखेगा। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अलग अलग शेड्यूल्स में बांटता है, जैसे जिस तरह से हमने देखा आईयूसीएन जो है अलग अलग कैटेगरीज बनाता है, एंडेंजर्ड, क्रिटिकल एंडेंजर्ड या वल्नरेबल हुआ, लीस्ट कंसर्न हुआ, तो वो सारी कैटेगरीज आईयूसीएन की। उसी तरह से जो हमारे देश के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो भी जानवरों को बांटता है और उसके शेड्यूल जो है वो इस चीज को निर्धारित करते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में है, तो इसमें एक नोट कर लीजिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको फुल फॉर्म नहीं पता वो लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके पूरा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इधर लिखा हुआ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और इसके आगे लिख लीजिए WLPA 1972 में पास हुआ था,
इसके शेड्यूल अनुसूची, हिंदी में अनुसूची बोलते हैं, शेड्यूल 1 के अंदर इसको रखा गया। तो ये नोट कर लिया होगा आपने, नीलगिरी ताहर से संबंधित जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी थी आपको इधर मिल गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले करंट अफेयर पे। ऑपरेशन कोलेरू 2.0। कोलेरू कहां पर है? कोलेरू लेक है, फ्रेश वाटर लेक है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। तो ये आप नोट रखिएगा। 2.0 है, मतलब इसका फर्स्ट एडिशन कभी हो चुका होगा। ऑपरेशन कोलेरू का 2.0 है, फर्स्ट एडिशन भी आंध्र प्रदेश में ही इसी कोलेरू लेक पे हुआ था। कोलेरू लेक के कंजर्वेशन के लिए, इसको संरक्षण देने के लिए। कोलेरू लेक नोट करिए, अपने हेडिंग इधर डाल लीजिए, पहले कोलेरू के बारे में लिख लीजिए। कोलेरू फ्रेश वाटर लेक है, इंडिया की लार्जेस्ट। तो नोट कर लीजिए, ये भारत की, कहां पर है ये कोलेरू? पहले तो आंध्र प्रदेश, शॉर्ट फॉर्म में लिखते रहिए, APTN, तमिलनाडु के लिए TN लिखता हूं मैं, तो उस तरह के वर्ड्स यूज करिए, टाइम बचाइए। दिमाग में आपके वहां पर पेपर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, पेपर वाला देगा चारों ऑप्शन, वहां पर वो करेगा वो मेहनत पूरा लिखने की। यहाँ पे नोट्स आपके शॉर्ट एंड क्रिस्प होने चाहिए और उसी को उसी लेवल पर रखने की कोशिश करिए। कोलेरू कहां पर? आंध्र प्रदेश में। भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झीलों में इसका नाम आता है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, फ्रेश वाटर लेक जो है सबसे बड़ी है भारत की। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। और इसी की लोकेशन के बारे में एक बात और लिखी है मैंने, कोलेरू इज लोकेटेड बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा। तो ये भी एक नोट कर लीजिए, कृष्णा व गोदावरी, साउथ इंडिया में नदियां बहती है अपनी मुख्य, कृष्णा व गोदावरी नदियों के डेल्टा के बीच, कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा के बीच में ये कोलेरू लेक बहती है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन 2006 आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट एग्जीक्यूटेड ऑपरेशन कोलेरू, डिमोलिश्ड 1776 एक्वा पॉन्ड्स विद इन द कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कोलेरू में ही एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और है, इसके बारे में भी आगे बात करूंगा मैं। और कोलेरू की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर यहीं से ये कोलेरू लेक बहती है। कोलेरू लेक के कंजर्वेशन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ऑपरेशन कोलेरू चलाया गया था। कब चलाया था? 2006 में। ओरिजिनली फर्स्ट पार्ट जो था 2006 में चला था। तो नोट कर लीजिए, ऑपरेशन कोलेरू, ऑपरेशन कोलेरू इस झील के, कोलेरू झील के संरक्षण के लिए, कोलेरू झील को संरक्षण देने के लिए 2006 में चला। 2006 में ये कंजर्वेशन एफर्ट आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था। तो नोट कर लीजिए इसे, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ये एक स्पेशल एफर्ट चलाया गया था ऑपरेशन कोलेरू 2006 में, जिसके तहत जो ये हमारी कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें ये एक्वा पॉन्ड्स होते हैं बनाए गए, छोटे छोटे एक्वा पॉन्ड्स आ गए थे, जिसकी वजह से कोलेरू की ये वाइल्ड अपनी लेक थी ये खराब हो रही थी। तो इसके लिए कंजर्वेशन एफर्ट के तहत इन एक्वा पॉन्ड्स को नष्ट किया गया था। नंबर भी दिया गया, 1776 एक्वा पॉन्ड्स थे जिनको नष्ट किया, पर वो उतना जरूरी नहीं है। आप बस इतना याद रखिए कि ऑपरेशन कोलेरू ओरिजिनली 2006 में आया था, अभी इसका सेकंड वर्जन आ रहा है, वापस आंध्र सरकार ला रही है और ऑपरेशन कोलेरू 2.0 के नाम से इसको लॉन्च किया है। कोलेरू 2.0 क्या है ये? वापस यही चीज लिख सकते हो आप, रिपीट कर लो ये का ये, कि जो ऑपरेशन कोलेरू के अंदर लिखा है वही ऑपरेशन कोलेरू 2.0 के अंदर लिख सकते हो। आगे बढ़ते, वही बात जो मैंने बोली कि ऑपरेशन कोलेरू 2.0 इज रिपीटिंग द सेम टू प्रोटेक्ट द लेक। जो कोलेरू 2 फर्स्ट के अंदर हुआ था, ऑपरेशन कोलेरू फर्स्ट 2006 वाले के अंदर जो एफर्ट सरकार द्वारा लिए गए थे, सेम उसी तरह से ये कोलेरू 2.0 इसका सेकंड वर्जन आ गया है, वो अभी आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आया है। एक और लाइन आगे लिखी हुई है, इट वाज डिक्लेयर्ड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पीछे मैंने बोला था आपको कि आगे बात करूं, जो कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको डिक्लेयर किया गया था 1999 में। तो नोट कर लीजिए, कोलेरू वन्य जीव अभ्यारण्य, हिंदी वाले स्टूडेंट्स नोट कर लीजिएगा इसको, कोलेरू वन्य जीव अभ्यारण्य, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोलेरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको डिक्लेयर कब किया गया था? 1999, 1999 का साल था। उस साल इसे आंध्र प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्य डिक्लेयर किया था। तो जगह का नाम भी याद रखिएगा, कोलेरू वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? आंध्र प्रदेश में अपना, और 1999 में इसको डिक्लेयर किया गया था। लेकिन आज तक इसको इको सेंसिटिव जोन नहीं डिक्लेयर कर पाए। इको सेंसिटिव जोन जब उसको घोषित कर दिया जाता है तो एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन ऐड हो जाती है। सरकार वहां पर रेगुलेट करती है मानवीय गतिविधियों को, जैसे निर्माण कार्य हुए या उसके अलावा भी और भी बहुत सारे व्यापारिक गतिविधियों को रेगुलेट किया जाता है। वो सारी चीजें नहीं हो पा रही, जिससे कोलेरू लेक जो है ये नष्ट होती जा रही है। कोलेरू का जो इकोसिस्टम है, सिर्फ लेक की बात नहीं, उस लेक के अराउंड जो इकोसिस्टम है, वहां पर रहने वाले पशु पक्षी, वहां पे जो और उसके अलावा पौधे उगते हैं, वो एक उनका एक जलवायु के अकॉर्डिंग वहां का पूरा एक इकोसिस्टम बन चुका है।
जब मानवीय गतिविधियां बढ़ती है तो उस वजह से वो इकोसिस्टम डैमेज होता है। इको सेंसिटिव जोन में अभी तक रखा नहीं गया है इसको, ये एक चिंता वाली बात है। तो आप नोट रखिएगा, ये इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में मिल जाए कहीं स्टेटमेंट कि क्या ये इको सेंसिटिव जोन है, तो आपको पता रहना चाहिए कि अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है ESZ इसको या इको सेंसिटिव जोन। आगे बढ़ते हैं, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम GCP एंड इकोमार्क स्कीम। क्या है ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एंड इकोमार्क स्कीम? स्कीम्स के बारे में, इनके बारे में बात करेंगे, पर पहले एक बात सुन लीजिए कि न्यूज में क्यों है। क्योंकि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, MOEFCC सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, शॉर्ट में यूज करिए शब्द, कुछ मैंने पहले भी बोला ताकि थोड़ा फास्ट हो चीजें। तो MOEFCC जो है उसने इंट्रोड्यूस किया है GCP और इकोमार्क स्कीम, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और इकोमार्क स्कीम, टू टेक अहेड द लाइफ मूवमेंट। ये लाइफ मूवमेंट क्या है? पहले तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये दोनों स्कीमें न्यूज में क्यों आई, क्योंकि अपनी जो मिनिस्ट्री है एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वाली, वो लेकर आ रही है कि ये दो स्कीमें ला रहे हैं। और क्यों ला रहे हैं, पर्पस क्या है? लाइफ मूवमेंट को आगे लेके जाने के लिए। लाइफ मूवमेंट क्या है, नाम से इंटरेस्टिंग लग रहा है, और ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें अपने मोदी जी देते रहते हैं, इन्होंने ही दिया ये। कि एक चीज तो हुई है कि भारत सरकार पहले वाले सालों में, पहले क्या था कि जब 90s तक या 2010 तक सरकारें स्कीम लाती थी, बड़े बड़े लंबे लंबे नाम होते थे। मोदी जी के आने के बाद कम से कम ये तो लगा कि पॉलिसीज में चाहे दम हो ना हो, लेकिन पॉलिसीज के नाम बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। कि आपको दिखेगा कि यहाँ पर ये नाम जो है उनके ये एक्रोनिम्स देते हैं आपको साथ में। कि लाइफ इतना प्यारा सा नाम दे दिया, लाइफ इजी हो गई हमारी सबकी, स्टूडेंट्स की भी, टीचर्स की भी, कि याद रखने में ज़्यादा लंबे चौड़े नाम याद नहीं रखने पड़ते। जैसे कि अब पीछे अभी हम लोग एक तमिल का नाम था, जो ठीक है कल्चरल डिफरेंसेस है, तमिल वाले स्टूडेंट्स को हिंदी के नाम बड़े डिफिकल्ट लगते हैं, और हमारे वाले जो इधर नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स हो गए उनको साउथ इंडियन नेम्स बड़े डिफिकल्ट लगेंगे लेने। तो ये जो नाम था पीछे कुलशेखरापट्टिनम, आपको एक बार के लिए थोड़े से ये डिफिकल्ट हो जाते हैं। या फिर आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो तो पोर्चुगीज नेम आते हैं, अल्फोंसो डी अल्बुकर्की, उसके अलावा अल्मीडा, तो ये सारे नाम थोड़े से याद करने में कठिन लगते हैं। मोदी जी ने देखा कि दिक्कत चल रही है, चलो बच्चों की लाइफ थोड़ी आसान बनाते हैं, अब से स्कीमों के नाम जो है इसी तरह के देंगे हम लोग। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो ये इस तरह के छोटे नाम जो ये एक्रोनिम है वो देने लग गए। यहाँ पर भी ये लाइफ नाम का एक इन्होंने मिशन दिया था, ये लाइफ मिशन मोदी जी लेके आए। क्या था ये लाइफ मिशन, उस पर बात करते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। इनके इन प्रोग्रामों का सारों का लाइफ मिशन हो, चाहे हमारा GCP प्रोग्राम हो, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, या फिर एक और जो आपके सामने लिखा गया है इकोमार्क स्कीम, इन सबके उद्देश्य क्या है? बड़े जेनरिक से उद्देश्य हैं। सस्टेनेबल लिविंग, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, सतत जीवन, सतत विकास, वो सारी चीजें कि पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित तो रखना ही है, उसको सस्टेनेबल बनाना है। सस्टेनेबल कैसे बनेगा? मोदी जी कह रहे हैं मिशन लाइफ से बनेगा। ये लाइफ क्या है, आगे बात करते हैं। UNFCCC है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। इनकी हर एक कोप होती है, कोप 25th एडिशन जो इस कोप का था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को ये कोप बोलते हैं। तो इनकी जो 25th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी, हुई थी ग्लासगो में 2021 में। 2021 के इस एडिशन के दौरान मोदी जी गए, मोदी जी ने पूरी दुनिया को एक मंत्र दिया, वो था मिशन लाइफ, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो ये नोट करते रहिए, अपने एक हेडिंग डालिए लाइफ, इसमें फुल फॉर्म नोट कीजिए, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये हिंदी वाले स्टूडेंट भी इसको इंग्लिश में ही नाम लिखेंगे। है क्या ये? मोदी जी कह रहे हैं कि जीवन शैली जो है अपनी, वो पर्यावरण के अनुकूल आप चलाइए, पर्यावरण का संरक्षण हो, ये चीज आपकी जीवन शैली के अंदर आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भारत सरकार आपको फोर्स करे। तो जीवन शैली के अंदर कैसे आए? पर्यावरण संरक्षण के लिए आप अपना प्लास्टिक यूजेज कम कीजिए। आप और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। अगर आप घरों में यूज कर रहे हैं अभी भी चूल्हे का, लकड़ी के चूल्हे का, लकड़ी अपनी यूज कर रहे हैं, और उसके अलावा आप बायोडिग्रेडेबल चीजें यूज करिए, या ऐसा यूज करिए कि जो रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हो उनको यूज करिए। लेकिन उस समय दिक्कत एक ये है कि ये सारी बात करने वाली बातें हैं बस, क्योंकि जब तक सरकार का इंटरवेंशन नहीं होगा, गांवों में लकड़ी के अलावा दूसरे फ्यूल नहीं है अवेलेबल आसानी से। तो इस वजह से हम लोगों को पहले, ठीक है केंद्र सरकार की स्कीमें चल रही है, राज्य सरकारों की भी चल रही है, पर उनकी एक कॉस्ट है। कॉस्ट के चलते ये चल रहा है कि लोगों को ऐसे फ्यूल यूज करने पड़ रहे हैं जिनकी वजह से उनकी खुद की लाइफ को हार्म हो रहा है, एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है। इंदिरा गांधी का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट था 1972 में, शायद 71 या 2 के अंदर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, पॉवर्टी इज द बिगेस्ट पॉल्यूटर, गरीबी सबसे बड़ी प्रदूषक है। हमारे देश में लोग इस वजह से प्रदूषण नहीं फैला रहे कि उनको एनवायरनमेंट की चिंता नहीं। देश में चिपको आंदोलन हुआ है,
इस देश में बहुत से एनवायरनमेंट के लिए आंदोलन चले हैं, लेकिन लकड़ी का यूज वो इधर खाना बनाने के लिए यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि और जो फ्यूल है वो महंगे हैं। गरीबी सबसे बड़ी प्रदूषक। इंदिरा गांधी उस समय में विजनरी रही थी, उनका स्टेटमेंट बड़ा एक सिर्फ एक फिट बैठता है ये वेस्टर्न देशों की हिपोक्रेसी दिखाने के लिए। आते हैं वापस अपने मुद्दे पे, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, LIFE। क्या है ये? कि अपने जीवन शैली को पर्यावरण संरक्षण के लिए ढालो। जीवन शैली को थोड़ा सा परिवर्तित करने के लिए बोल रहे हैं। और किसने दिया है? पीएम मोदी ने। पीएम मोदी द्वारा COP 25वीं जो COP हुई थी, कौन करवाता है ये COP? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा अगर किसी को नहीं जानो। UNFCCC करवाता है। COP 25 ग्लासगो में आयोजित हुई थी। ये ग्लासगो कहाँ है? ग्लासगो पड़ता है अपना स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड नाम का एक देश है, यूके के आसपास उधर पड़ता है। तो स्कॉटलैंड के अंदर COP 25 के दौरान मोदी जी ने ये एक लाइफ मिशन दिया था कि अपनी जीवन शैली को आप इस हिसाब से परिवर्तित करिए कि आप पर्यावरण संरक्षण के लिए काम बाय डिफॉल्ट कर रहे हैं। तो लाइफ इज एन इंटरनेशनल मास मूवमेंट टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द एनवायरनमेंट। वही बात जो मैंने उधर बोली, बाय रिप्लेसिंग द प्रेवलेंट यूज एंड डिस्पोज इकोनॉमी विद अ सर्कुलर इकोनॉमी। अभी क्या है? यूज एंड डिस्पोज इकोनॉमी चल रहा है। हम लोग यूज करेंगे, प्लास्टिक फेंक देंगे या किसी भी तरह से अपने डस्टबिन में फेंकेंगे, डस्टबिन के थ्रू वो इधर उधर जाएगा, डिग्रेड नहीं होता, वापस यूज में नहीं आता। तो उससे क्या करेगा? वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। सरकार या इस देश के अंदर या दुनिया के अंदर जो भी एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के एफर्ट्स चल रहे हैं, वो ये आपसे चाहते हैं कि आप एक सर्कुलर इकोनॉमी का निर्माण करें। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब कि मैंने आज जो चीज उपयोग की वो ही रिसाइकल होके वापस आए। ऐसी चीजें जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हो सकती है उनको हम लोग रिसाइकलेबल बना दें। उसके अलावा रेन्यूएबल एनर्जी उपयोग करें। तो इस तरह के स्टेप्स होंगे। कुल मिला के मोदी जी ने ये मंत्र दे दिया अपना लाइफ का। याद रहना चाहिए आपको, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने। अब इस लाइफ के मिशन को सपोर्ट करने के लिए दो स्कीमें, एक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और दूसरा है अपना पीछे इको मार्क स्कीम। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है? सिंपल शब्दों में बताता हूं पहले, फिर हम लोग जो पीछे लिखा हुआ है वो सारी कहानी की भी बात करेंगे। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत अब देखो, कोई भी चीज किसी को अगर विवश कर दे सरकार कि आप पर ये प्रतिबंध है, आपको ये करना है, तो वो चीज प्रतिबंध लगाने पे क्या होता है? अंडरग्राउंड हो जाती है। गुजरात के में सरकार ने बैन लगाया शराब। गुजरात में शराब अवेलेबल नहीं है, आपको मिल जाएगी। न्यूज़पेपर्स उठा के देख लीजिएगा, वहां के आपको मिल जाएगी कि स्टूडेंट्स तक पहुंच जाती है, कहीं ना कहीं से पहुंच जाएगी। बॉर्डर एरियाज से स्मगलिंग हो जाती है, या जो भी हो, जैसे भी हो, पहुंच जा रही। तो ये एक फैक्ट है कि जो भी चीज आप दबाओगे, प्रतिबंधित करोगे, वो अंडरग्राउंड हो जाती है, वो सामने नहीं आएगी। तो उसके लिए जरूरी क्या है? बिहेवियर चेंज। जब बिहेवियर चेंज आएगा तब उस चीज के अंदर थोड़ा सा सुधार देखने को मिल सकता है। गांधी इस चीज पे ज्यादा फोकस करते थे। गांधी बिहेवियर चेंज को प्रमोट करते थे। शराबबंदी के लिए कानून बनवाने के लिए नहीं फिर रहे थे गांधी। गांधी लोगों के अंदर ये सुधार ला रहे थे। तो बात यह है कि बिहेवियर चेंज करना है। बिहेवियर चेंज लोगों तक चलता है, लेकिन एक कंपनी के बारे में सोच के देखिए कि जिसके कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट होंगे, उनके लिए ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लाएगा। सरकार जब सीधे बोलेगी कि आप रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज करिए, वो आनाकानी करेगी। तो सरकार एक स्कीम लाई है कि उनको भी कुछ इंसेंटिव दिया जाए, उनको कुछ इनाम दिया जाए। तो होगा ये कि मान लीजिए मैं हूं एक छोटे लेवल का कारखाना चलाता हूं, छोटे लेवल का व्यापारी हूं। मेरे कारखाने के लिए जो एनर्जी मुझे चाहिए, जो फ्यूल चाहिए, ईंधन चाहिए, मैंने यूज किया रेन्यूएबल एनर्जी, रेन्यूएबल ईंधन यूज किया। रेन्यूएबल ईंधन का मतलब मैं हाइड्रो एनर्जी यूज कर रहा हूँ, बायोफ्यूल यूज कर रहा हूँ। तो उस तरह का कुछ काम किया मैंने। मेरी छोटा कारखाना है तो मैं वो कर सकता हूँ, और शहरी क्षेत्र में मेरे को आसानी से मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। मैंने सारी की सारी टेक्नोलॉजी थी, मैंने यूज किया बायोफ्यूल या जो भी रेन्यूएबल नवीकरणीय संसाधन जो थे वो यूज किए। अब उसको यूज करने के बाद क्या हुआ कि सरकार ने तो हिदायत दी थी कि मैं अपना 50% जनरेशन या 40% जनरेशन जो है इनसे करूं, लेकिन मैंने तो 100% कर लिया। तो सरकार शाबाशी देगी, शाबाशी के रूप में मेरे को मिलेंगे इनपुट क्रेडिट, ग्रीन इनपुट क्रेडिट। ठीक, ग्रीन क्रेडिट मिलेगा मेरे को। मेरे पास आ गया ग्रीन क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है? बैंकिंग की भाषा में बोलते हैं क्रेडिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट गोज आउट। तो क्रेडिट मतलब मेरे पास आ रहा है कुछ, मेरे पास एक धन आ रहा है, तो ये क्रेडिट आ गया मेरे पास, लेकिन ग्रीन क्रेडिट। इसका करूंगा क्या मैं? एक बार के लिए होल्ड पे रखिए मुझे, दूसरी तरफ चलते हैं अंबानी जी की तरफ। अंबानी जी चला रहे हैं पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया में कारोबार चला रहे हैं। उनके कुछ संयंत्र जो होंगे वो स्थापित होंगे कुछ दूर दराज के गांवों के इलाकों में भी।
जहां पर इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे कि वो रेन्यूएबल सोर्सेज यूज कर लें, कि नवीकरणीय संसाधन यूज कर लें, उनको यूज करना पड़ेगा। ऐसे इस तरह के कि जो हमारे ट्रेडिशनल फ्यूल्स जो होते थे, ईंधन होते थे पुराने वाले, वो यूज करेंगे। तो ऐसे में वो पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं। सरकार ने उनको हिदायत भी दी थी पहले। सरकार बोलेगी आप एक कोई बात नहीं, एक काम करो, आप क्रेडिट खरीद लो। ये जो ग्रीन क्रेडिट है, आप खुद तो ग्रीनरी जनरेट नहीं कर पा रहे, आप ग्रीन क्रेडिट खरीद लो। अंबानी जी को मैं अपना जो मेरे पास जो एक्सेस क्रेडिट था, सरकार ने तो 50% या 40% का बोला था, मेरे पास जो एक्स्ट्रा जनरेशन किया जिस वजह से मुझे क्रेडिट मिला, वो मैं अंबानी जी को बेच दूंगा, मेरे जैसे कईयों से खरीद लेंगे वो। तो इस तरह से होगा क्या, इस सिस्टम के अंदर मुझे एक इंसेंटिव मिल रहा है रेन्यूएबल एनर्जी यूज करने के लिए। अंबानी रेन्यूएबल एनर्जी नहीं भी यूज करेगा तो भी सरकार की फटकार नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वो कहीं और से वो चीज यूज कर लिया कि देश के अंदर रेन्यूएबल जनरेट तो हो रहा है, उनको वो मिल गया। सरकार क्यों खुश? क्योंकि देश में रेन्यूएबल एनर्जी यूज हो रही है। कुल मिला के बात यह है कि हम पर्यावरण का संरक्षण भी कर गए, यहां पर छोटे व्यापारी भी खुश, बड़े व्यापारी भी खुश, सब खुश। तो अल्टीमेटली जो बड़े व्यापारी होंगे उनको एक रास्ता भी तो दिखेगा कि फ्यूचर में ये कॉस्ट कम करने के लिए, कोई भी व्यापारी कोशिश करेगा अपनी कॉस्ट कम करने के लिए, तो वो खुद रेन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करेगा, उन गांवों तक टेक्निक्स जाएगी। कुल मिला के बात यह है कि सबका फायदा हो सकता है। ये होती है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाने का कोशिश किया मैंने, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं इधर। इट इज एन इनोवेटिव मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। दिख रहा है मार्केट बेस्ड थी कि दो व्यापारी, एक मैं एक अंबानी जी, दोनों के बीच में सेटअप हुआ। इनोवेटिव थी, बिल्कुल थी, नई अप्रोच है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू इंसेंटिवाइज वॉलंटरी एनवायरमेंट एक्शंस अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर्स बाय वेरियस स्टेक होल्डर्स लाइक इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज। बात वही है कि इसके अंदर सिर्फ मेरे जैसा छोटा व्यापारी भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई बड़े स्केल के व्यापारी हो सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हो सकती हैं, कम्युनिटीज हो सकती है, उनके साथ में सबको साथ में लेकर सबको एनवायरमेंट का पाठ पढ़ाया जा रहा है एक तरह से। तो ये अपना ग्रीन क्रेडिट स्कीम हुआ। जीसीपी गवर्नेंस फ्रेमवर्क, इंटर मिनिस्टीरियल स्टीयरिंग कमिटी एंड जीसीपी एडमिनिस्ट्रेटर। इसको गवर्न कौन करेगा? गवर्नेंस किसके द्वारा दी जाएगी वो नोट कर लीजिएगा सब, कि एक अंतर मंत्रालय कमेटी, जिसके अंदर अलग अलग मिनिस्ट्रीज की कमेटी होगी। ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज से लोग आएंगे जो यहाँ पर अपना पार्टिसिपेट करेंगे। ये अंतर मंत्रालय कमेटी होगी, प्लस इसके साथ में एक एडमिनिस्ट्रेटर, जीसीपी एडमिनिस्ट्रेटर। जीसीपी एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? ये एक इधर इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ये जीसीपी का एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, जीसीपी का प्रबंधन करेगी, पूरा मैनेजमेंट देखेगी, एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, प्रशासन देखेगी। तो प्रशासन कौन करेगा? प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन किसके द्वारा किया जाएगा? ICFRE, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, इसके द्वारा इसको एडमिनिस्टर किया जाएगा। फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा ICFRE की, वीडियो पॉज करके इधर से नोट करिए, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। तो ये ICFRE जो है, ये इसको पूरी तरह से प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन देगा। इट इंप्लीमेंट्स, मैनेजेस, मॉनिटर्स एंड ऑपरेट्स द प्रोग्राम को पूरी तरह से, ये जो जीसीपी का प्रोग्राम है इसको पूरी तरह से ये लोग मैनेज करेंगे। वाटर कंजर्वेशन और एफोरेस्टेशन यानी वनीकरण जो है उसके लिए काम करेंगे। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू इट विल स्ट्रीमलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, इट्स वेरिफिकेशन एंड इशुएंस ऑफ ग्रीन क्रेडिट। ये ग्रीन क्रेडिट की जो योजना है पूरी, मेरे, अंबानी या कोई और कम्युनिटीज के बीच में एक संपर्क साधने की जो सिचुएशन है पूरी की पूरी, उसको डिजिटली मैनेज किया जाए। डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज होगा। उसके अलावा ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ये एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसके द्वारा इट अलाउज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ग्रीन क्रेडिट्स। मुझे बेचना है, अंबानी जी को खरीदना है ये ग्रीन क्रेडिट, तो वो हम दोनों के दोनों जाएंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अब सिंपल बात कि कैसे ये ग्रीन क्रेडिट मिलेगा, तो मिलने के लिए आपको पहले जाना पड़ेगा इस वेबसाइट पे। मैं अगर एक इंडिविजुअल की तरह ये ग्रीन क्रेडिट मैंने जनरेट कर लिया, बेचना चाह रहा हूँ, तो ग्रीन क्रेडिट जनरेट कैसे करूंगा? उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा मुझे एक ऑफिशियल वेबसाइट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, भारत सरकार की जो है .gcp.in। जीसीपी का मतलब है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। सेल्फ वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, या तो मैं खुद करूंगा या फिर नीचे एक और ऑप्शन लिखा गया है, वेरिफिकेशन बाय द एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? ICFRE, जो पिछले पेज पे आपको बताया था, ICFRE इसका एडमिनिस्ट्रेटर है। तो ICFRE इसको वेरीफाई करने का भी काम करेगा। फिर बाद में मेरे को एक ग्रीन क्रेडिट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जब वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा तो मुझे एक ग्रीन क्रेडिट सर्टिफिकेट मिल जाता है इसके पीछे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे।
इकोमार्क स्कीम दूसरा पार्ट इसका, हम लोगों ने यही बात की थी कि लाइफ मिशन को सपोर्ट करने के लिए 2 स्कीम आ रही है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम हालांकि कुछ नई चीज नहीं है, यूएन बहुत टाइम से बात कर रहा है और एक इनोवेटिव मार्केट मैकेनिज्म के अंदर इसको चर्चा करते हैं। भारत के इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बार बार इसके ऊपर चर्चा हुई है, तो यहाँ पर हमने चर्चा की ग्रीन क्रेडिट की। ये इकोमार्क स्कीम क्या है? इकोमार्क स्कीम बेसिकली कुछ नहीं है कि कंज्यूमर्स जो उपभोक्ता है उनको इको सेंसिटिव चीजों की जानकारी दी जाए, इन्वायरमेंट सेंसिटिव बनाया जाए, प्रोडक्ट जो वो यूज करने वाले हैं उस प्रोडक्ट्स के ऊपर ऐसी इंफॉर्मेशन हो और इनको अवेयर किया जाए, इनको जागरूक किया जाए, उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाए, जो कंज्यूमर्स हैं उनको जागरूक किया जाए पर्यावरण संरक्षण के प्रति, टू प्रमोट इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली या पर्यावरण के लिए अच्छे हैं जो प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाए। टू बिल्ड कंज्यूमर अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज, सिंपल बात वही वापस। तो बेसिकली है क्या ये इकोमार्क स्कीम? ये इकोमार्क स्कीम आपको बस उपभोक्ता पर्यावरण जागृति के लिए, पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए, उपभोक्ता को पर्यावरण जागरूक बनाने के लिए, नोट कर लीजिएगा इसे, उपभोक्ता को पर्यावरण जागरूक बनाने के लिए, टू मोटिवेट मैन्युफैक्चरर्स टू शिफ्ट टुवर्ड्स एनवायरमेंट फ्रेंडली कंडीशंस। तो ना सिर्फ उपभोक्ता को बल्कि मैन्युफैक्चरर्स जो उत्पादक है उसके लिए भी है, तो उपभोक्ता तो आपने लिख लिया, उत्पादक के लिए भी यही चीज। टू एंश्योर एक्यूरेट लेबलिंग एंड प्रिवेंट मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स, बहुत से प्रोडक्ट्स पे आपको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हाँ टूथपेस्ट पे नमक है इस वजह से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये है वो है, साइंटिफिक बेस नहीं होता, बस आपको एक धड़े पे उस पर चलाने के लिए उस तरह से चला देते हैं। बाकी होता ही है वो कि मार्केटिंग, कोई भी कमर्शियल कंपनी जब भी आएगी तो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए साम दाम दंड भेद सब लगाते हैं। ऐसे में कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाए जिससे आपको एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है और आपको पता नहीं चल रहा, ऐसे काम ना हो, ये चीज ध्यान में रखा जाता है। इससे वो भी होगा एक्रेडिटेशन की, आपको जो ये मान्यताएं मिलनी चाहिए उन मान्यताओं की बात होती है। तो ये प्रोग्राम लेके कौन आया इकोमार्क स्कीम, आपको बस इतना याद रखना है कि ग्राहक की, उत्पादक की, सबको पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने के लिए ये प्रोग्राम आ रहा है। दूसरी बात, लेकर कौन आ रहा है, तो ये 2 बार आपको याद रखने पड़ेंगे, सीपीसीबी प्लस BIS, ये 2 बॉडीज मिलके ये प्रोग्राम लेके आएंगे। सेंटर फॉर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड प्लस आपका BIS, ब्यूरो फॉर इंडियन स्टैंडर्ड्स, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हो रहे हैं, ये वाला इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात करता है। ब्यूरो फॉर इंडियन स्टैंडर्ड्स मानक तय करते हैं, मानक तय करते हैं भारत के अंदर, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये 2 बॉडीज मिलके ये प्रोग्राम लेकर आ रही है इकोमार्क स्कीम। उम्मीद आपको याद रहेगा, करंट अफेयर्स की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन बॉडीज के नाम याद रखिएगा, बाकी तो ठीक है, जनता को और जागरूक बनाने का काम कर रहे हैं। कवाड़ लेक, कवाड़ लेक कहाँ पर है, पहले तो इस लोकेशन को नोट करिए, फिर इसके बारे में कुछ आपको, कवड़ झील कहाँ पर है ये पड़ती है अपनी बिहार में। खास बात ये है कि बिहार की अकेली वेटलैंड साइट है ये, रामसर वेटलैंड साइट्स डिक्लेयर की जाती है, ईरान में जगह है ये रामसर। और ये वेटलैंड साइट्स जो है वो होती है जिनको कंजर्वेशन की, संरक्षण की जरूरत है, वैसी वाली साइट्स बिहार में सिर्फ एक है। बिहार में बिहार का अकेला रामसर स्थल, यही नोट कर लीजिएगा, लाइन वापस आ गई इधर, बिहार में है एक तो, और बिहार का अकेला रामसर स्थल है। रामसर स्थल या रामसर साइट क्या होती है कि जिनको कंजर्वेशन की जरूरत है, ऐसी आपकी बॉडीज, इसको गोखर लेक भी बोला जाता है, तो ये और नोट कर लीजिए, गोखर झील भी कहा जाता है, इसे गोखर झील भी कहा जाता है। दिक्कत ये है कि इट इज ऑन द ब्रिंक ऑफ ड्राइंग अप, जिस वजह से न्यूज में है, सूखने वाली। रामसर लिस्ट के अंदर आ चुकी थी ऑलरेडी 2020 में, अभी 2023 चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है 2023 का, 2 महीने में खत्म हो जाएगा, 3 महीने। इसके संरक्षण के लिए कुछ खास प्रयास नहीं किए गए, तो ये चिंता का विषय है, इस वजह से न्यूज में रहा है। सोर्स ऑफ वाटर, आसपास की नदियों के नाम लिखे गए जहां से ये पानी उठाती है। आगे बढ़ते हैं अपने, ये नोट करके रखिएगा, भारत में कुल 75 रामसर साइट्स है, ये आप नोट कर लीजिए, भारत में टोटल 75 रामसर स्थल, भारत में टोटल 75 रामसर स्थल। और एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, चूंकि बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य कहां पर है, ये बिहार में है, आप नोट रखिएगा इसको, बिहार में है विक्रमशिला डॉल्फिन
एक्चुअली इसको बोला जाता है कि इट इज अ हेवन फॉर एंडेंजर्ड डॉल्फिन्स। डॉल्फिन के लिए ये स्वर्ग के समान है। डॉल्फिन्स क्या है, बड़े क्यूट से एम्फीबियंस होते हैं कि जो जल और स्थल दोनों पे रह सकते हैं। तो वो डॉल्फिन्स हैं, इंडिया के अंदर अलग अलग वेराइटीज इनकी दिखती है आपको। वो कभी और बात करेंगे हम लोग, एनवायरनमेंट का टॉपिक हो जाता है डॉल्फिन्स के अलग अलग स्पीशीज के बारे में। और एंडेंजर्ड जो है ये, इस वजह से इनके लिए यहाँ पर बड़ी एक अच्छे से व्यवस्था की गई है। डॉल्फिन्स के नाम पे ये सेंचुरी रखी गई है विक्रमशिला की। कहाँ पर है, बिहार में है, आपको बस इतना याद रखना है। और यहाँ पर अब वही है कि इनको हंट किया जाता है, इनका शिकार कर लिया जाता है, इस तरह के ये इश्यूज है जिस वजह से इनको संरक्षण की दरकार है और संरक्षण मिल रहा है। ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। पीडीएफ आपको अवेलेबल है ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर जाइए, देखिए, चेक कर सकते हैं। ये पूरी टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सृष्टि क्लासेस नोहर हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए, मिल जाएगा आपको ये पीडीएफ वहां पर टेलीग्राम चैनल पर। इस तरह के और भी कंटेंट उधर पड़े हैं, तो उनको भी देखिए, चेक करिए, आगे बढ़िए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।